डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था और इस टॉपिक के अंडर हमने पिछली बार दो मेथड्स पढ़ लिए थे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है बेटा तो पहले आप लास्ट वीडियो देख के आइएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। और लास्ट वीडियो में मैंने दो मेथड्स आपसे डिस्कस किए थे। पहला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और फिर दूसरा था डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट्स। और आज हम थर्ड मेथड इसमें जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आइसोटोप लेबलिंग। और आइसोटोप लेबलिंग के अंडर मैंने करीब 4 एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस किए हैं। तो कई बार ना आइसोटोप लेबलिंग अलग से भी एक टॉपिक आ जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म के अंडर ही आपको ये लिखने को आए। आपके मतलब कई बार मैंने पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर में देखा कि सिर्फ आइसोटोप लेबलिंग पर भी शॉर्ट नोट आया हुआ है। तो अगर इस तरह से आए तो आप ये चारों एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। और अगर ये आए मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म के अंडर अगर आपको लिखना हो तो जरूरी नहीं है कि आप 4 मेथड दें, आप कोई भी 2 या कोई भी एक मेथड यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये आइसोटोप लेबलिंग से क्या मतलब है। तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है इसको हम और भी तरीके से पता लगा सकते हैं, कैन ऑल्सो बी डिटरमिन्ड बाय आइसोटोप लेबलिंग। हम इसको आइसोटोप लेबलिंग के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। इसमें हम करते क्या है, देखो जैसे पहली एग्जाम्पल हमने ले रखी है, इसमें एक हाइड्रोलिसिस हो रही है एस्टर की। तो बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर में इन्वॉल्व आइदर नंबर 1 है एन एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन और नंबर सेकंड है एन एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन। देखिए ये जो यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है एक एस्टर का है। एस्टर की हम हाइड्रोलिसिस कराने जा रहे हैं और जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है तो उसमें एसिड और एल्कोहल्स बनते हैं। ठीक, अब देखो वो दो तरीके से हम यहाँ पर शो कर रखा है। एक बार तो इन्होंने क्या कर रखा है, इस पहले वाले मेथड में एसाइल और ऑक्सीजन, एसाइल ग्रुप क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ग्रुप हो गया। यानी ये जो फर्स्ट वाला, एक मिनट में अपना पेन चेंज करती हूँ पहले। तो ये जो पहला वाला इन्होंने यूज कर रखा है ना मेथड, उसमें एसाइल ग्रुप है ये वाला पूरा, ठीक है। और यहां बना रखी है ऑक्सीजन, ठीक। तो एसाइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो तोड़कर बना रखा है इन्होंने हमारा ये एसिड और एल्कोहल। देखो ये जब बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और एच ओ एच में भी एच पर पॉजिटिव और ओ एच पर अगर हम नेगेटिव शो करें तो जो नेगेटिव पार्ट है वो इसके पॉजिटिव पार्ट से जुड़ेगा और जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो इसके नेगेटिव पार्ट से जुड़ेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एसिड और अल्कोहल मिल जाते हैं। या फिर ये भी कह रखा है कि इस हाइड्रोलिसिस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग चलें कि हम एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ें। अगर हम एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तभी भी ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर हमारा H और OH पर नेगेटिव रहता है। तो क्या करेंगे, इस H को इस ऑक्सीजन से जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। और ये जो OH है इसको हम R प्लस से जोड़ सकते हैं, तब भी हमारा सेम कंपाउंड बनेगा। तो फिर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि आखिर कौन सा बॉन्ड टूटा। तो ये कौन सा बॉन्ड टूटा ये पता लगाने के लिए वही मैकेनिज्म तभी तो हम बना पाएंगे कि जब हमें ये मालूम पड़े कि कौन सा बॉन्ड टूटा हुआ है। तो ये पता लगाने के लिए कि कौन सा बॉन्ड टूटा है, हम क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन है ना, वाटर वाली ऑक्सीजन है, इसको लेबल्ड कर देते हैं। लेबल्ड करने का क्या मतलब होता है कि देखो ऑक्सीजन के आइसोटोप है ऑक्सीजन 16, मतलब ऑक्सीजन 16 का एक आइसोटोप हम क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन 18। ठीक, आइसोटोप आई थिंक आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर हम नॉर्मली क्या करते हैं, वाटर में ऑक्सीजन 16 ही हम जनरली यूज कर रहे थे। तो अब क्या करेंगे, जब हम ये वाला वाटर यूज कर रहे हैं ये लेबल्ड वाटर यूज करेंगे, यानी ऑक्सीजन 16 की जगह हम यहाँ पर ऑक्सीजन 18 यूज करेंगे वाटर में, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि द अबव प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड बाय हाइड्रोलाइजिंग एस्टर इन H2 O, और ये O को 18 ले रखा है। तो इफ द एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स, अगर एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो लेबल्ड ऑक्सीजन विल अपीयर इन द एसिड। तो लेबल्ड ऑक्सीजन कहाँ अपीयर होगी, एसिड में। देखो कैसे, हम ये पहली सिचुएशन को हम एज्यूम कर रहे हैं कि एसाइल ग्रुप और ऑक्सीजन का बॉन्ड अगर टूटा हुआ है तो इस ऑक्सीजन पर अगर मैं 18 लगा दूं तो ये तो पूरा नेगेटिव पोर्शन है OH वाला, तो ये OH और यहाँ पर 18 है, ठीक है। ये नेगेटिव पोर्शन है तो ये कहाँ जाएगा, इस एसाइल ग्रुप से जुड़ेगा। तो RCO और ये वाली ये बन गया हमारा O18। तो यहाँ पर कहाँ पर गई 18 वाली ऑक्सीजन, वो गई एसिड के पास। और अगर हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा जो सेकंड वाले स्टेप कह रही हूँ, सेकंड वाले मेथड में दिखाया हुआ है, अगर ये बॉन्ड टूटा हुआ होगा तो यहाँ पर OH किससे जुड़ेगा, ये वाला जो OH है
जिस पर 18 लेबल्ड है, ये इस R से जुड़ेगा तो ये एल्कोहल में जाएगा, ठीक है, यानी यहां पर जाएगा। तो ये इसमें अगर हमने लेबल किया है तो देखते हैं अब इसमें किस में जा रहा है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर yields an unlabeled alcohol and a labeled acid। तो जब इन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया तो ये पाया गया कि हमारे पास लेबल्ड तो एसिड मिला और अनलेबल्ड एल्कोहल मिला। लेबल्ड एसिड से मतलब ऑक्सीजन 18 हमें एसिड में मिली और जो हमारी एल्कोहल की ऑक्सीजन थी वो अनलेबल्ड थी। तो यहां से हमें मालूम पड़ा कि दिस कंफर्म्ड दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि जो एसाइल ग्रुप है और यानी जो पहला वाला हमने मेथड यूज किया हुआ है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है, यानी उस तरह से रिएक्शन हुई होगी। तो ये हमें कैसे मालूम पड़ा, जब हमने ऑक्सीजन को लेबल किया, ठीक है, और लेबल करने का मतलब हमने जो नॉर्मली ऑक्सीजन का जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका एक दूसरा आइसोटोप ले लिया, ठीक है, तब हम इस मेथड को पता लगा पाए। तो ये आइसोटोप लेबलिंग से रिएक्शन मैकेनिज्म यही तो होती है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हमने पता लगाया बाय आइसोटोप लेबलिंग। और देखो इसमें हुआ क्या है, तो ये हमारा एस्टर था, ये हमारा वाटर में ऑक्सीजन को हमने लेबल किया। तो रिएक्शन हुई कैसे हुई कि देखो यहां पर क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहां गए, ठीक है, और ये यहां, यानी कार्बन और कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है जब हम ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए वाटर जो है, वाटर के ऑक्सीजन के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो वाटर यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और कार्बोनिल कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की होनी है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कार्बन पर चले जाएंगे। तो जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हमारी स्पीशीज कुछ ऐसी बन जाएगी, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोनिल ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बेटा, ये एरो ना बना लेना, मैं इसमें बनाना भूल गई हूँ, जो भी मैंने एरो बनाया ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ और ये कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो ये नेगेटिव चार्ज है ये वापस यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और फिर क्या होगा, ये जो हमारा एल्कोक्सी ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ ये, यानी एसाइल ग्रुप के और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है यहाँ पर टूट रहा है, ठीक। तो हमारे पास स्पीशीज ये बन गई और एल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पर अलग से यहाँ दिखा दिया हमने। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म होगा और वो कैसे हम खत्म करा सकते हैं, ये यहाँ इस तरह से, यानी H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, जो वो H प्लस निकलेगा वो RO माइनस से जुड़कर R डैश, ये जो R डैश O माइनस बना रखा है इससे जुड़ जाएगा ये और यहां से ये एल्कोहल बना लेगा। तो जो ये लेबल्ड ऑक्सीजन थी ये हमारी एसिड के पास रह जाएगी और इसी से हमें इसकी मैकेनिज्म पता लगाने में हेल्प हुई, ठीक। तो ये था आइसोटोप लेबलिंग का पहला एग्जाम्पल। नंबर सेकंड एग्जाम्पल है क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है। व्हेन फिनाइल एलाइल ईथर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट। अगर हम फिनाइल एलाइल ईथर को, फिनाइल एलाइल ईथर से क्या मतलब है, देखो फिनाइल का मतलब हो गया बेंजीन रिंग, एलाइल का मतलब हो गया एलाइल ग्रुप, ये हमारा ग्रुप जो होता है इसको हम कहते हैं एलाइल ग्रुप, ठीक है। और ईथर, ईथर में क्या होता है आर ओ आर, ये ईथर ग्रुप है तो ये एक आर तो ये हो गया एल्काइल ग्रुप, ठीक है, और एक आर ये हो गया और इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन हो गई तो ये हमारा ईथर हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको हीट करें तो इट रीअरेंजेस टू ऑर्थो एलाइल फिनॉल, तो ये रीअरेंजमेंट होता है इसमें और इस रीअरेंजमेंट को ही हम क्लेजन रीअरेंजमेंट बोलते हैं और ये कंपाउंड जो इसमें बनता है वो बनता है ऑर्थो एलाइल फिनॉल, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन पर क्योंकि एलाइल ग्रुप गया है तो ऑर्थो एलाइल हो जाएगा और बेंजीन रिंग से अगर OH जुड़ा हुआ होता है तो ऐसा कंपाउंड हमारा फिनॉल कहलाता है, तो इसलिए इसका नाम हो गया ऑर्थो एलाइल फिनॉल, ठीक। तो यहाँ पर आइसोटोप लेबलिंग का क्या मतलब था, क्यों किया हमने इसमें, देखो इसमें हमने इसलिए किया कि हमें ये पता लगाना था कि जब ये एलाइल ग्रुप इस ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा तो देखो यहाँ पर दो CH2 है, एक CH2 तो है ये और एक CH2 है ये, तो कौन सा वाला CH2 इस कार्बन से अटैच्ड हुआ है, ये पता लगाने के लिए हमने क्या करा, एक कार्बन को आइसोटोप लेबल कर दिया और कार्बन देखो यहाँ ये जो एस्टेरिक बना हुआ है ना, ये एस्टेरिक होता है, जो ये कार्बन के ऊपर व्हाइट आपको दिख रहा है ये एस्टेरिक है। ये एस्टेरिक का मतलब है कि हमने यहाँ कार्बन 14 लिया हुआ है,
कार्बन के आपको डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स पता होंगे। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 और कार्बन 14 होता है। ठीक, तो नॉर्मली जो हम ले रहे थे वो कार्बन 12 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, कार्बन 14 ले लिया। बाकी सारे कार्बन हमारे सपोज 12 ही हैं, लेकिन सिर्फ एक कार्बन जो हमने इस कॉर्नर में, ये जो यहाँ डबल बॉन्ड से CH2 अटैच्ड है, उसको हमने कार्बन 14 ले लिया। ठीक, और जब हमने ऑर्थो एलाइल फिनॉल को एनालाइज किया तो हमने वहां ये पाया कि बेंजीन रिंग से अटैच्ड जो पहला कार्बन था वो हमारा आइसोटोपिक कार्बन था। तो इससे हमें ये मालूम पड़ा, मैकेनिज्म पता लगाने में हेल्प हुई कि आगे जो हम अब इसकी मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं वो किस तरह से हुई होगी, वो हमने इस आइसोटोप लेबलिंग की वजह से ही पता लगाई। तो देखो इन क्या मैकेनिज्म थी, इन दिस रिएक्शन इट इज फाउंड दैट आइसोटोपिक कार्बन जिस पर एस्टेरिक बना हुआ है बियरिंग CH2 ग्रुप इज अटैच टू द रिंग कार्बन। ठीक है, therefore this observation supports the following concerted mechanism for Claisen rearrangement। तो concerted mechanism मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों एक साथ हुई हैं। ठीक है, ये नॉर्मली हमारा 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है। ये कभी आप आगे जाके पढ़ेंगे बेटा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल होता है क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इसमें हुआ है। तो इसमें ना बॉन्ड ब्रेकिंग यानी बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों एक साथ होते हैं। और इसमें होता क्या है, सिर्फ बॉन्ड मूव करता हुआ हम दिखाते हैं, इसमें ना रोटेशन दिखा देते हैं बस बॉन्ड की, पाई बॉन्ड जो है वो मूव कर रहा है। देखो अगर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक हम इसको बोल रहे हैं, थोड़ा सा बस बहुत थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रही हूँ। हम इसमें क्या करते हैं, ये 1 नंबर है ऑक्सीजन को, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3, हमेशा 2-3 के बीच में डबल बॉन्ड दिखाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर CH2 को नंबर 1 दे सकते हैं, CH को ये नंबर 2 और जो आइसोटोपिक कार्बन है इसको नंबर 3। तो इस 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक में हमेशा क्या होता है, 1-1 के बीच का बॉन्ड तो टूटता है और 3-3 के बीच में बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और पाई बॉन्ड जो है वो मूव कर जाता है। 2-3 के बीच का बॉन्ड हमेशा 1-2 के बीच में चला जाएगा, चाहे वो दोनों हमारे जो फ्रेगमेंट्स है ना 1-2-3 वाले, उसमें 2-3 के बीच का बॉन्ड 1-2 के बीच में चला जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। तो 2-3 के बीच का डबल बॉन्ड अब 1-2 के बीच में चला गया है। और ऐसे ही यहाँ पर ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। तो 2-3 के बीच का डबल बॉन्ड अब 1-2 के बीच में चला गया। तो वो कैसे हमने दिखाया, बॉन्ड मूव करता हुआ दिखाया हुआ है। तो वही मैं आपको यहाँ दिखा दे रही हूँ, जैसे येलो वाले देखो, ये बॉन्ड हमने यहाँ मूव किया, ये बॉन्ड जब यहां मूव करेगा तो डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड जो है इधर मूव कर जाएगा। ठीक, ये वाला बॉन्ड जो है इधर मूव करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर C डबल बॉन्ड O जो हमने दिखा रखा है, पाई बॉन्ड को अगर मैं इधर मूव कर दूं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। ठीक है, और ये एक पाई बॉन्ड यहाँ पर खत्म हो जाएगा और कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए यहाँ से H प्लस निकलेगा। ठीक है, यानी ये बॉन्ड जो है वो अंदर मूव कर रहा है। वो अंदर मूव करने का मतलब है जब ये H प्लस की तरह निकलेगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं कि इस बॉन्ड को हमने अंदर शिफ्ट करा दिया। ठीक है, तो H प्लस जो निकलेगा वो इस O नेगेटिव से जुड़ सकता है, तो OH बन जाएगा। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म हमने कैसे पता लगाई, तभी हम पता लगा पाए कि ये जब CH2 को हमने लेबल किया। अगर हम इसको लेबल ही ना करते ना तो हमें पता नहीं चल पाता कौन सा CH2 कहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लेजन रीअरेंजमेंट जिसकी मैकेनिज्म हमने विद द हेल्प ऑफ आइसोटोप लेबलिंग पता लगाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, when chlorobenzene attached to carbon 14 isotope is treated with amide in liquid ammonia, two types of anilines are formed, one in which NH2 group attached to carbon esteric यानी नंबर 1 प्रोडक्ट and other in which NH2 group is attached adjacent to it। ठीक है, देखो यहां पर हमने क्या लिया, ये क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन रिंग से क्लोरीन अटैच है। बेंजीन रिंग का H जो है हमने वो बाहर को शो कर दिया है। सारे बेंजीन पर H जुड़ा हुआ होता है, ये तो आपको पता ही है। एक H को अगर हम एक Cl से रिप्लेस कर दें तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो बस इस वाले H को हमने बाहर शो कर दिया है और ये Cl तो ऑलरेडी है ही। तो जब हमने इसको एक एमाइड के साथ ट्रीट किया, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एमाइड, सोडामाइड जैसे ले रखा है, NaNH2 होता है वो। ठीक है, सोडामाइड के साथ तो उसमें क्या होगा, NH2 नेगेटिव जो है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक, और हमने ये रिएक्शन लिक्विड अमोनिया में कराई तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 टाइप्स ऑफ एनिलीन बनी। एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो ये जो क्लोरोबेंजीन है इससे फाइनल प्रोडक्ट अगर हम देखें, हमने क्या देखा है कि क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करके NH2 आ गया है।
ठीक है। तो जब बेंजीन रिंग से NH2 जुड़ा हुआ हो तो वो कंपाउंड हमारा एनिलीन कहलाता है। तो यहाँ पर आपको दो टाइप के प्रोडक्ट दिख रहे हैं, एक तो ये नंबर 1 दिख रहा होगा और नंबर 2 दिख रहा होगा। नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही सेम कंपाउंड है, लेकिन डिफरेंस क्या पता चल रहा है, ये जो एस्टेरिक हमने बना रखा है, एक में तो NH2 ग्रुप इस एस्टेरिक वाले कार्बन से ही अटैच है और दूसरे वाले में ये NH2 जो है इस एस्टेरिक वाले कार्बन से एडजेसेंट पोजीशन पर जो कार्बन है उससे अटैच्ड है। ठीक है। तो इसी से हमें ये मालूम पड़ा, these results indicate the following mechanism involving benzyne intermediate। तो यहां से हमें ये बात मालूम पड़ी कि भाई ये जो हमारी रिएक्शन थी इसमें कहीं ना कहीं बेंजाइन इंटरमीडिएट बना है और इस बेंजाइन इंटरमीडिएट को हम ट्रैप भी कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, जिसमें बेंजाइन की ट्रैपिंग हमने फ्यूरान से मैंने आपको शो करके भी दिखाई थी। तो द बेंजाइन इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल बट कैन बी ट्रैप्ड बाय फ्यूरान सपोर्ट्स दिस प्रपोज्ड मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म हमारी बेंजाइन इंटरमीडिएट जो बना है वो हम कैसे दिखा सकते हैं, कैसे बना हुआ होगा। देखो, सबसे पहले ये एमाइड है। ठीक, एमाइड को ने क्या ले रखा है, एमाइड को चाहिए एक H प्लस, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज चाहिए। तो वो यहाँ से, सोडामाइड वैसे भी हमारा बेस होता है एक, ठीक है, तो उसको इसने यहाँ से H प्लस, और वो H प्लस कैसे निकलेगा, H प्लस निकलेगा कुछ इस तरह से, जैसे बॉन्ड को यहाँ मूव करा है। देखो ये बॉन्ड को मूव जो करा रखा है ना, इसको आप ऐसे भी दिखा समझ सकते हो बेटा कि ये हमारी रिंग थी, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, यहां पर हमने Cl बना रखा और ये बेंजीन का H हमने शो कर रखा है। तो अगर H प्लस को निकालना होगा तो मैं ऐसे तो निकालूंगी। ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का वो कार्बन की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पर कार्बन और Cl है, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। तो जब ये बॉन्ड मैं ऐसे शिफ्ट कर रही हूँ कार्बन और क्लोरीन वाला, क्लोरीन तो अलग हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला कार्बन। ठीक है, और जब मैंने ये नीचे वाले हाइड्रोजन की तरफ देखे, हाइड्रोजन कैसे निकला यहां से, जब मैंने ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कराया तो H कैसे निकलेगा, H प्लस की तरह निकलेगा और इस कार्बन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये ऊपर वाला पॉजिटिवली चार्ज कार्बन और नीचे वाला नेगेटिवली चार्ज कार्बन, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो एक तरह से आप ये ट्रिपल बॉन्ड जैसा है, हालांकि ट्रिपल बॉन्ड नहीं है लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड जैसा है। अभी आपके सिलेबस में इसी बार बेंजाइन इंटरमीडिएट भी है, तो आई होप आपने पढ़ा होगा। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो ये बेंजाइन इंटरमीडिएट, अब हमने यहाँ पर क्या कर रखा, जब हमने ये क्लोरोबेंजीन ली थी तो जो ये वाला कार्बन था इस पर एक एस्टेरिक बना रखा है ना, तो ये हमने आइसोटोपिक कार्बन लिया था, यानी कार्बन 14 हमने यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, तो ये वाला कार्बन हमारा जो था वो हमने 14 वाला कार्बन लिया। देखो दो पॉसिबिलिटी है, जो ये जो नया पाई बॉन्ड बना था, ठीक है, ये नया पाई बॉन्ड कैसे शिफ्ट कर सकता है। देखो फिर से हम क्या कर रहे हैं, NH2 माइनस को यहाँ पर रिएक्ट करा रहे हैं। तो इस पाई बॉन्ड को या तो हम, देखो एक सेकेंड, ये वाला हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट है, ये और ये, तो ये जो पाई बॉन्ड बना है नया, या तो हम इसको ऐसे शिफ्ट करा दें। ठीक है, जब हम इसको ऐसे शिफ्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जिधर की साइड बॉन्ड शिफ्ट होता है उधर हेड तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जिधर से दूर जाता है उधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये वाली स्पीशीज बनेगी और इस पर NH2 माइनस ने अटैक करना है। तो NH2 माइनस कहाँ अटैक करेगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर से NH2 माइनस जुड़ जाएगा और इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को हमने आइसोटोप एक लेबलिंग कर रही थी इसकी। तो इसीलिए जब नेक्स्ट स्टेप में हमारा H प्लस यानी जो अमोनिया बनी थी हमारी पहले स्टेप में, देखो NH2 माइनस से H प्लस अगर जुड़ा तो अमोनिया बनी, तो अमोनिया का NH2 माइनस फिर से अटैक कर रहा है और नेक्स्ट स्टेप में हम H प्लस को इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये H प्लस इस नेगेटिव चार्ज कार्बन से जुड़ जाएगा और यहाँ पर H जो हमने शो नहीं कर रखा है बस यहाँ जाकर वो जुड़ गया। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक, तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट कैसे बना, जब आइसोटोपिक कार्बन से ही हमारा ये NH2 जुड़ गया है। लेकिन ये भी तो हो सकता है इसी वाले, जब हमारा ये बेंजाइन इंटरमीडिएट बना जिसमें हमने नीचे की साइड एरो को घुमा दिया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एरो ऊपर को घूम जाए, कुछ भी हो सकता है ना। ये एरो हम ऐसे भी तो घुमा सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में नीचे वाले कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज। NH2 माइनस कहां जुड़ेगा, NH2 माइनस इस वाले कार्बन से जुड़ेगा और आइसोटोपिक लेबलिंग हमने इस वाले कार्बन की थी, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक, तो ये जो दो टाइप की एनिलीन बन रही है, और दो टाइप की एनिलीन कहने से मतलब ये है, हमारा एनिलीन तो एक ही तरह की होती है,
यहाँ पर दो टाइप से कहने का मतलब है, एक में NH2 इस आइसोटोपिक कार्बन से अटैच्ड है और दूसरे में आइसोटोपिक कार्बन के बगल वाले कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से अटैच्ड है। तो ये जो दो टाइप की एनिलीन हमें मिली, इसी से हमें ये मालूम पड़ पाया कि यहाँ पर बेंजाइन इंटरमीडिएट कहीं ना कहीं बना होगा, क्योंकि इसी के बॉन्ड को मूव करने के बाद ही हमारे पास दो टाइप की एनिलीन बन सकती है। और इस बेंजाइन को हम निकाल तो सकते नहीं, क्योंकि स्टेबल इंटरमीडिएट तो है नहीं, तो इसे आइसोलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे ट्रैप कर सकते हैं। तो जब फ्यूरान इसमें डाली गई तो पता चला कि यहाँ पर बेंजाइन बनी थी। और जब बेंजाइन का बनना हम कैसे दिखा सकते हैं, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया अपने मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये मैकेनिज्म हमने कैसे पता लगाई, जब हमने इस कार्बन को लेबल्ड कर दिया, ठीक है। और लास्ट रिएक्शन है इसमें कैनिजारो रिएक्शन। तो इन कैनिजारो रिएक्शन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड फॉर्म्स बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड यहाँ पर कैसे बनेगा, एज पोटेशियम साल्ट। देखो कोई भी एसिड अगर है तो RCOOH, आर कुछ भी हो सकता है, और अगर हम इसका साल्ट ले, पोटेशियम साल्ट लेना चाहें तो उसको कैसे लिखेंगे, H की जगह बस हम K लगा देंगे। तो यहां पर हमें बेंजोइक एसिड मिलता है एज पोटेशियम साल्ट। और दूसरा क्या बनता है इसमें, बेंजाइल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन आपके सामने यहां लिखी हुई है। दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिए, इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब हम उसको हीट कराते हैं तो हमें मिलता है पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और दूसरा मिलता है हमें बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। हम इसमें क्या चीज देख रहे हैं कि द सेकेंड हाइड्रोजन एटम ऑफ द CH2 ग्रुप इन बेंजाइल एल्कोहल may come from either a second molecule of benzaldehyde or from the solvent water। देखो यहां पर हुआ क्या है कि ये जो बेंजाइल एल्कोहल में CH2 ग्रुप दे रखा है, ठीक है। एक मतलब इस कार्बन से दो H अटैच्ड है हमारे, एक H तो ऑलरेडी है ही। देखो बेंजल्डिहाइड में C6H5 से जो कार्बन अटैच्ड है उसके पास एक H तो ऑलरेडी है ही। दूसरा H कहां से आया, ये पता लगाने के लिए हम आइसोटोपिक लेबलिंग कर रहे हैं। ये कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है बेटा, कि एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल एसिड में चेंज होता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन होता है। एल्डिहाइड ग्रुप जब एसिड ग्रुप में चेंज होता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का एल्कोहल में चेंज होता है, तो एल्डिहाइड जब एल्कोहल में चेंज होगा तो हम उसको रिडक्शन बोलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में, कैनिजारो रिएक्शन में, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए तो क्योंकि C6H5CHO में एक H तो ऑलरेडी है ही, तो दूसरा H जो आया वो कहां से आया, ये हम आइसोटोपिक लेबलिंग के थ्रू पता लगाएंगे। तो ये कह रहा है कि जो दूसरा H है, इस CH2 ग्रुप का जो दूसरा H है, वो या तो दूसरे मॉलिक्यूल, जो हमने बेंजल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल लिया हुआ है उससे आया हुआ है, या फिर हमने सॉल्वेंट वाटर लिया हुआ है उसमें भी हाइड्रोजन है, वहां से भी आ सकता है। तो अब कहां से आया है ये हम पता लगाएंगे। तो बाय कैरिंग आउट द रिएक्शन इन D2O, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को वाटर के जगह हम हैवी वाटर यानी D2O आपको पता ही होगा, H2O वाटर हो गया और D2O हमारा हैवी वाटर हो गया। D क्या है, ड्यूटीरियम। हाइड्रोजन का अगर हमारे पास एटॉमिक जो ये वन हम लिखते हैं ना इसके लिए, और एटॉमिक वेट जो हम लिख रहे हैं, और ये हो गया ड्यूटीरियम और ये होता है ट्रिटियम। हाइड्रोजन के हमारे पास ये दो और आइसोटोप्स होते हैं। तो यहां पर हमने क्या ले रखा है कि हाइड्रोजन 2 ले रखा है, यानी ड्यूटीरियम ले रखा है, ठीक है। तो ये भी हमने इसका एक आइसोटोप ही तो ले रखा है। तो जहां भी डी लिखा हुआ है आप उसको समझ लीजिए कि वो H ये है, 2H है, ठीक है। तो हमने ये रिएक्शन बजाय वाटर के हैवी वाटर में करा के देखी। तो इट हैज बीन शोन दैट इट कम्स फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड बाय हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। तो यहां से हमें ये बात मालूम पड़ी कि ये जो CH2 का दूसरा H है, ये बेंजल, जो दूसरा मॉलिक्यूल हमने बेंजल्डिहाइड का लिया हुआ है उसके H से आया है। जैसे एक बार मैं इसको जरा सबको इरेज करती हूँ। देखो ये वाला मॉलिक्यूल हमारा जो है रिड्यूस हुआ इसमें, आप ऐसे समझ लीजिए। और इस वाले मॉलिक्यूल में अगर आप देखें खाली एक हाइड्रोजन है, और एल्कोहल में देखें तो दो हाइड्रोजन है। तो जब हमने D2O में ये रिएक्शन कराई तो हमें ये मालूम पड़ा कि जो दूसरा H है वो इस वाले, ये जो हमने ये वाला बेंजल्डिहाइड लिया हुआ, जो हमने पहले नंबर पे बना रखा है, उसके हाइड्रोजन जो था वो इस दूसरे वाले कार्बन से जाकर जुड़ गया है। तो और कैसे जुड़ा, वो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हुआ।
तो यहाँ हम मैकेनिज्म बता सकते हैं और मैकेनिज्म देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कैसे वो हाइड्रोजन वहां पर गया होगा। तो ड्यूटेरियम अपीयर्ड इन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज ओडी ऑफ द एल्कोहल बट नॉट एज मिथाइलिन ड्यूटेरियम। दस इस लाइन का क्या मतलब है वो भी हम समझेंगे। दस मैकेनिज्म शुड बी गिवन बाय फर्स्ट पाथ एंड नॉट एज गिवन बाय सेकंड पाथ। तो मैं इसके दोनों पाथ आपको बता दे रही हूँ। पहली वाली पाथ जो है वो करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, ये हमारा बेंजल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल हमने ले लिया। ठीक, जब हमने ये पहला मॉलिक्यूल लिया फिर हमने क्या कराया, हमने तो नॉर्मली H2O सॉल्वेंट ले रखा था, लेकिन अब हमने D2O ले रखा है। तो जैसे H और OH हम लिखते हैं और H पर पॉजिटिव और OH पर नेगेटिव दिखा सकते हैं, ऐसे ही हम ड्यूटेरियम को भी लिख सकते हैं, DOD दिखा सकते हैं। ये भी तो D2O होता है, तो इसमें OD पर नेगेटिव और D पर पॉजिटिव दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये OD माइनस जो है वो अटैक कर रहा है इस कार्बोनिल कार्बन पर। क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? क्योंकि इसका पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर गया, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, इस कार्बन पर पॉजिटिव, और इसीलिए इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर ये OD ने अटैक किया और OD यहां पर जाकर जुड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये हमने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया बेंजल्डिहाइड का, जिसको कि जो कि रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, सेकंड वाला मॉलिक्यूल ले लिया। अब वहां पर देखो अब क्या हुआ होगा, ये ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज ये वापस गया। ठीक है, वापस गया तो इसने यहाँ डबल बॉन्ड बनाए। अब जब ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा तो ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसकी तो 5 वैलेंसी हो जाएंगी, तो कोई एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। और वो बॉन्ड क्या टूटा यहाँ पर, यहाँ से बॉन्ड हमने कुछ इस तरह से तोड़ा, ये ऐसे। तो इस कार्बन का तो जो पॉजिटिव चार्ज था इस पर पॉजिटिव चार्ज कायदे में आना चाहिए था, लेकिन नीचे से ऑक्सीजन ने अपना जो है बॉन्ड बना दिया, वापस आ गया, तो इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, बॉन्ड जो है यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो जब हमने ये बॉन्ड यहाँ से मूव किया तो H पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन इस जो सेकंड मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन है उससे जाकर जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उस कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा जब हमने ये पाई बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट कराया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये H नेगेटिव इस वाले पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, वो चीज हमने यहाँ पर दिखा भी दी है। एक H तो ऑलरेडी था ही इसके पास, दूसरा H पहले वाले मॉलिक्यूल ने दे दिया है। देखो फिर से हटाती हूँ। ठीक, तो एक H तो ऑलरेडी था ही इसके पास। ठीक है, वो हमने यहाँ शो कर रखा है। और दूसरा वाला H कहां से आया, ये H किसका था, ये इस पहले वाले बेंजल्डिहाइड का था, और ये हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है। हाइड्राइड ट्रांसफर का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटा कि H के ऊपर नेगेटिव चार्ज गया और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज गया। ठीक है, और वो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर है, सपोज अगर मैं इसको पहले ही तोड़ दूं और इस H पर नेगेटिव चार्ज दिखाऊं, तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए समझाया है। ठीक है, एक्चुअल में ये सब कंसर्टेड होता है, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर मूव करता है, ये बॉन्ड यहाँ मूव करता है, उसी समय ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, अब हमारे पास H माइनस है और ये वाला कार्बन जो है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, क्योंकि इस पर भी हमारे बॉन्ड को हमने शिफ्ट करा दिया है। ठीक, तो हमारे ये स्टेप हमारा हाइड्राइड आयन ट्रांसफर कहलाता है, क्योंकि यहां से H माइनस को हम हाइड्राइड कहते हैं, वो हाइड्राइड जो है इस दूसरे वाले बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल से जाकर जुड़ गया है। ठीक, तो अब इससे क्या होगा, यहां से हमने क्या दिखा रखा है, देखो ये O माइनस पर ये जो D है, ये जो D प्लस की तरह निकलेगा यहां से, ये D प्लस इससे जाकर जुड़ गया है, यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि ये D प्लस ट्रांसफर है, ये वाला स्टेप जो है। तो D प्लस ट्रांसफर क्यों हुआ भाई, ये यही रहने देते तो भी कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ता, लेकिन इसमें और इसमें इन दोनों स्पीशीज में क्या डिफरेंस है, यहां पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का है ये डीलोकेलाइज हो सकता है। देखो अगर मैं इस बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज को इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट कर दूं तो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, तो इससे हमें इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं कैसे दिखा सकती हूँ, C6H5C, ऊपर वाला डबल बॉन्ड हो गया, नीचे वाला O माइनस हो गया, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया। इसका मतलब ये वाला जो एनायन है वो ज्यादा स्टेबल है, और रिएक्शन हमेशा ज्यादा स्टेबल स्पीशीज की तरफ ही होती है, इसलिए यहां से OD जो है इधर की साइड ट्रांसफर होगा। मतलब देखो OD का बॉन्ड कैसे टूटा होगा, OD का बॉन्ड टूटा होगा ऐसे, क्योंकि तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज गया और D पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से D प्लस अलग हो गया, तो ये D प्लस इस O नेगेटिव से जुड़ सकता है, तो हमें यहाँ पर ये मिल गया। तो ये जो लाइन यहाँ लिखी हुई थी ना कि ड्यूटेरियम अपीयर्ड इन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द एल्कोहल, देखो C6H5CH2OH,
OH में हम OH लिखते हैं, अब हमने तो D2O ले रखा है इसलिए यहाँ पर OH ना होकर ये OD हो गया, ठीक है। और ये OD हमें यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, तो यहाँ पर जो ड्यूटेरियम हमें अपीयर हुआ वो एज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ, ठीक है। ये भी तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही है, OH2 लिख दूं मैं इसको बस, तो डी मत समझ लीजिएगा, ड्यूटेरियम का मतलब 2H है, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में मिला हमें ड्यूटेरियम, जबकि और यहाँ पर मिलना, जबकि जो मिथाइलिन ग्रुप है वो हमें नॉर्मल CH2 था, यानी 1 वाला H था ये, ठीक है, 2 वाला H नहीं था। तो मिथाइलिन में अगर ये मिलता तो हमें ये CHD मिलना चाहिए था, लेकिन हमें CHD तो नहीं मिला, हमें तो यहाँ पर CH2 मिला। तो इसी से हमें ये मालूम पड़ा कि जो हमारा फर्स्ट पाथ जो मैंने अभी आपको समझाया वो बिल्कुल करेक्ट पाथ है। इसी तरह से हम इसकी मैकेनिक्स को बता भी पा रहे हैं, इसी वजह से ये हमारा बन भी पा रहा है, क्योंकि जब ये तो हमारा सब कुछ बन गया, ये रिएक्शन तो हो गई, तो जब हमने इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया एल्कोहल को, तो हमने देखा कि जो OH ग्रुप है इसमें हमें ये जो H था ये 2 वाला H मिला था, ठीक है। तो इससे हमें ये बात तब इसकी हेल्प से हमने ये मैकेनिज्म जो है बताई इसकी। अब देखो सेकंड मैकेनिज्म में आपको बता रही हूँ जो कि इनकरेक्ट है, मतलब रिएक्शन ऐसे नहीं हुई होगी। देखो ये इनकरेक्ट वाला भी देख लो वो कैसे है, फर्स्ट स्टेप में तो वही हुआ है जो हमने अभी दिखाया, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, जब दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आएगा तो हमने यहाँ दिखा रखा है ये वाला बॉन्ड जो है टूटा है, यहाँ पर ड्यूटेरियम का हमने, यानी ड्यूटेराइड जो आयन होंगे इसको हमने ऐसे दिखा रखा है, ये बॉन्ड यहाँ टूटा, तो ऑक्सीजन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखा हुआ है और ड्यूटेरियम पर हमने नेगेटिव चार्ज दिखाया। ये बॉन्ड हमने ऐसे तोड़ा हुआ है इस तरीके से, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो कार्बन का नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है ये आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वही इसमें जुड़ता हुआ दिखा रखा है। तो सिंपल सा ये इन्होंने डी माइनस को जो है यहाँ पर दिखा दिया, तो डी माइनस जब होगा तो डी माइनस इस वाले कार्बन से जुड़ सकता है क्योंकि इसका बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट करा दिया, तो ये तो हमारा डी माइनस यहाँ जोड़ दिया हमने, डी माइनस को कार्बन पॉजिटिव से जोड़ के दिखा दिया, ठीक है। और दूसरी वाली स्पीशीज में क्या हो गया है, C6H5, तो C6H5 तो ये है ही, और C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O भी हमने दिखा दिया, और ये जो H प्लस है ये H प्लस इस ऑक्सी O नेगेटिव से जाकर जुड़ जाएगा, तो ये OH, जो H प्लस भी तो निकला है यहां से, तो ये OH, तो ये OH भी हमने यहां दिखा दिया है। तो ये वाली मैकेनिज्म के थ्रू क्या हो सकता है, देखो अब फिर से क्या होगा, हमने क्या कर रखा है, जो ये H है अब इस H को फिर से यहाँ ट्रांसफर कराया, क्यों, क्योंकि अगर ये वाला O माइनस, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज नहीं हो रहा है, जबकि इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकेलाइज हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ये ज्यादा स्टेबल एनायन बन रहा है, तो हमने यहाँ दिखाया। आप इसमें देखो एल्कोहल वाले पार्ट में, एल्कोहल वाले पार्ट में ये OH पर तो OH ही रहा, यानी ये H कौन सा है, 1 वाला H, और CH2 में क्या हो रखा है, ये वाला C क्या दिखा रखा है, CH2 की जगह यहाँ पर CH और D दिखा रखा है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये D, तो यानी यहाँ पर ये CHD है जो CH2 ग्रुप है, यानी ये जो ड्यूटेरियम जो हमारा आया है वो इस तरह से आया है कि ये H2 वाला है, ये D ना होकर ये H2 है और ये H1 है, लेकिन जब हमने इस प्रोडक्ट को एनालाइज किया था तो हमें ये प्रोडक्ट कहीं मिला ही नहीं, ठीक है। जब ये प्रोडक्ट हमें मिला ही नहीं तो इसका मतलब ये वाली मैकेनिज्म तो करेक्ट, हम हमेशा प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं तभी तो पता लगा पाते हैं मैकेनिज्म का, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट को एनालाइज किया तो वहां पर हमने ये पाया कि हमें एक्चुअल में ये वाला कंपाउंड मिला था जिसमें एल्कोहल वाले पार्ट में ड्यूटेरियम था, मतलब OH वाले पार्ट में ड्यूटेरियम था और मिथाइलिन वाले पार्ट में ड्यूटेरियम नहीं था। इससे हमें ये मालूम पड़ा कि हमारा पहला पार्ट करेक्ट था और सेकंड पार्ट इनकरेक्ट है। तो ये मैंने 4 एग्जांपल आपको आइसोटोप लेबलिंग के कराए हैं, तो फिर से मैं बता रही हूँ बेटा, आइसोटोप लेबलिंग अगर आपके पास सिर्फ आइसोटोप लेबलिंग पर आता है क्वेश्चन तो आप ये चारों एग्जाम्पल वहां दे सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं है टाइम तो फिर तो आप 2 या 3 या 1 भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड इसमें जो हमारा डिटर्मिनेशन वो चल रहा था ना, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, तो पहले थर्ड हमने आइसोटोप लेबलिंग डिस्कस किया और नंबर 4 है क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट्स। क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट से हम पता लगाते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो इंटरमोलिकुलर हुई है या इंट्रामोलिकुलर हुई है। इंटर और इंट्रामोलिकुलर नेचर ऑफ अ रीअरेंजमेंट कैन ऑफन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट। और क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, इन क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट द रिएक्शन इज कैरीड आउट विद अ मिक्सचर ऑफ 2 सिमिलर बट नॉन आइडेंटिकल रिएक्टेंट्स। दोनों देखने में सिमिलर होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं, एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन द प्रोडक्ट्स आर एनालाइज्ड। रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेंगे और इसमें देखेंगे सिंस द माइग्रेटिंग ग्रुप must become free in an intermolecular rearrangement, that is 2 step
reaction, we should get a product containing fragments of both the reactants in such a process. This product is known as crossover product. देखो अभी तो ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, यहां देखते हैं रिएक्शन में। देख, ये हमारा एक तरह का क्लेजन रीअरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें हो क्या रखा है, देखो आप पहला रिएक्टेंट देख लो और दूसरा रिएक्टेंट देख लो, दोनों देखने में सिमिलर है। यहां पर ऑर्थो पोजीशन दोनों की भरी हुई है, तो यहां पर भी ऑर्थो पोजीशन दोनों की भरी हुई है, लेकिन अलग अलग उससे भरी हुई है। दोनों यहां पर एक जगह मिथाइल है तो एक जगह क्लोरीन है, यहां पर दोनों ही मिथाइल है। फिर ऑक्सीजन से अटैच्ड ग्रुप है, यहां पर ऑक्सीजन से अटैच्ड ग्रुप ये है, देखने में सिमिलर लग रहा है लेकिन किसमें डिफरेंस है, यहां पर CH3 है, उधर यहां पर C6H5 है। तो देखने में सिमिलर है लेकिन नॉन आइडेंटिकल है, एक जैसे नहीं है बिल्कुल। तो इन दोनों के मिक्सचर को जब हम हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, देखो रिएक्शन क्या हो सकती है हमारी, हमने बोला या तो इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर। जब हमने इनको हीट किया तो हमें प्रोडक्ट मिले ये थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट को आप देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इस रिएक्शन से हमें मिल रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। और इसमें क्या चेंज है, पहले और थर्ड, फर्स्ट से हमें थर्ड मिल रहा है। कैसे मिल रहा होगा वो, ये जो पूरा फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट जो है यहां जाकर जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप, ठीक है। और सेकंड वाले में देखें तो सेकंड वाला फोर्थ से जुड़ा हुआ है, ये फ्रेगमेंट जो है यहां जाकर जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये कहा गया है कि यहां पर जो रिएक्शन, ये जो रीअरेंजमेंट है वो इंट्रामॉलिक्यूलर है, इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है। इंट्रा का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल में ही चेंज हो रहा है। तो इसी मॉलिक्यूल, अगर ये मतलब अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर होता तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता कि जो ये जो फ्रेगमेंट है ना, जो सेकंड में हमने बना रखा है ये वाला फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट हमें यहां जाकर मिलता। कैसे मिलता, अभी हम चलो पहले इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्या समझ में आएगा। देखो क्लेजन रीअरेंजमेंट मैंने अभी आपको बताया, हम क्या करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, नंबरिंग कर रहे हैं, 3 है, फिर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1-1 के बीच का बॉन्ड टूटता है और 3-3 के बीच में बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड जो है वो ऐसे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ टूट, तो 1-1 के बीच का बॉन्ड टूटा, 3-3 के बीच लग गया। तो जो ये 3 वाला कार्बन है जिसमें मैंने 3 नंबर डाल रखा है, वो ये सपोज ये 3 वाला कार्बन है, ये मैं यहां लिख देती हूँ, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH और इससे हमारा C6H5 जुड़ा हुआ है, फिर CH है और फिर डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने ऐसे जोड़ के दिखा दिया। पहले तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये ऑर्थो पोजीशन पर ही जुड़ा जाके ग्रुप। देखो इसकी मैकेनिज्म ना कई तरीके से हो सकती है। एक्चुअल में ये ऑर्थो क्लेजन कंडेंसेशन रीअरेंजमेंट नहीं था, ये था पैरा, क्योंकि आप देख रहे हैं पैरा पोजीशन पर जाकर ये ग्रुप जुड़ा। अभी अभी मैंने आपसे क्लेजन रीअरेंजमेंट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन जुड़ा हुआ जो ग्रुप होता है उसको हम माइग्रेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ये माइग्रेटिंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर जाकर जुड़ गया था। लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो तो फिर ये पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, तो उसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट होती है और काफी सारी मैकेनिज्म उसके लिए दी गई है। तो जो मैकेनिज्म मैं आपको बता रही हूँ वो उन काफी सारी मैकेनिज्म उसमें से एक मैकेनिज्म है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ जुड़ा हुआ होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से हम क्या करेंगे, अब की बार ये 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो 1 और ये 2 और ये 3 हो जाएगा। तो अब फिर से वही होगा, 3-3 के बीच में, यानी इस वाले 3 के बीच में और इस वाले 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये 1-1 वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो जब ये 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा तो यहां पर फिर से ये CH2 हो जाएगा, और ये बॉन्ड फिर मूव करेगा यहाँ पर जिस तरह से पहले मूव किया था। बहुत डिटेल में तो नहीं बता रही हूं मैं, बस सिंपल बताना चाह रही थी आपको, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो स्पीशीज, तो कुल मिलाकर हुआ क्या कि जो ऑक्सीजन से अटैच माइग्रेटिंग ग्रुप था वो हमारी पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ गया। और आप देख रहे हैं एक भी थोड़ी सी भी देर के लिए ये जो पूरा फ्रेगमेंट है इस ऑक्सीजन से अलग नहीं हुआ। अलग से मतलब ऐसा नहीं है कि ये सोल्यूशन में तैरता फिर रहा है, ये ऐसे नहीं हो गया कि ये अलग सा है और ये बिल्कुल अलग घूम रहा है। अगर ये अलग घूम रहा होता तब ये इजीली यहां पर भी जाकर जुड़ सकता था। तो ये डिटैच नहीं हुआ क्योंकि ये कंसर्टेड मैकेनिज्म थी। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब था कि जैसे ही बॉन्ड टूटा तुरंत बॉन्ड बन गया, मतलब जैसे ही ये बॉन्ड टूटा उसी के साथ तुरंत ये बॉन्ड यहां बन गया, ठीक है। और जब ये बॉन्ड यहां बना और फिर ठीक वही हुआ कि जब ये बॉन्ड यहां से टूटा तुरंत इसके साथ जुड़ गया। तो ये वाला फ्रेगमेंट थोड़ी सी भी देर के लिए अलग नहीं हुआ, इस पूरे मॉलिक्यूल से अलग नहीं हुआ। और
अलग नहीं हुआ, इसी से हमें ये मालूम पड़ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं मिला। क्रॉस ओवर प्रोडक्ट मिलने का मतलब ये होता कि जब ये वाला फ्रेगमेंट यहां जाके जुड़ता और ये वाला फ्रेगमेंट हमारा इस वाले कार्बन से जाकर जुड़ता, तब वो मिलता क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। लेकिन जब हमने ये रिएक्शन कराई, इन दोनों का मिक्सचर लिया, रिएक्शन कराई, तो हमें कोई क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं मिला, जिससे हमें ये बात मालूम पड़ी कि ये हमारी रिएक्शन जो रीअरेंजमेंट है वो इंट्रामोलिकुलर है, वो इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट नहीं है। क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड ब्रेक मेकिंग यहाँ पर साथ साथ चली, तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म रही यहाँ पर। ठीक है, तो वही चीज इन्होंने यहाँ लिखी हुई भी है कि सिंस द माइग्रेटिंग ग्रुप मस्ट बिकम फ्री इन एन इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर में वो माइग्रेटिंग ग्रुप फ्री हो जाता है, और वो दो स्टेप रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में वो फ्री होगा, दूसरे स्टेप में जाकर जुड़ेगा। तो वी शुड गेट अ प्रोडक्ट कंटेनिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इन सच अ प्रोसेस। तो हमें वहां पर फ्रेगमेंट्स मिल जाते दोनों रिएक्टेंट्स के, लेकिन उसको उसी को हम क्रॉस ओवर प्रोडक्ट बोलते हैं। Thus, formation of crossover product confirm that the rearrangement is intermolecular। तो अगर हमें crossover product मिलेंगे तब तो rearrangement हमारा intermolecular होगा, लेकिन अगर हमें कोई crossover product नहीं मिलेगा तो rearrangement हमारा intramolecular होगा। वही हमने क्लेजन rearrangement में बताया कि कन्वर्जन हुआ है उसमें एलाइल फिनाइल ईथर का एलाइल अल्कोहल में, लेकिन नो क्रॉस प्रोडक्ट्स वर ऑब्टेन्ड व्हेन टू डिफरेंट ईथर्स वर हीटेड टुगेदर। जब दोनों को एक साथ गर्म किया तो हमें कोई क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं मिला, इसीलिए पता चलता है कि क्लेजन रीअरेंजमेंट जो है वो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। कि जब ये बॉन्ड टूटा तभी ये बॉन्ड इसके साथ बन गया, और जब इसके साथ जो बॉन्ड बना था जब वो टूटा तब इसके साथ बन गया तुरंत, जैसे ही बॉन्ड टूटा तुरंत बन गया। तो ये फ्रेगमेंट बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ इससे, क्योंकि अलग होता तो फिर इससे जाकर जुड़ता, और ये वाला फ्रेगमेंट अलग होता तो यहां जाकर जुड़ता। तो कोई क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं मिला, इसी से हमें ये मालूम पड़ा कि ये जो है इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। तो क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट से भी हम पता लगा सकते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म का। और लास्ट इसमें है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री, इफ द प्रोडक्ट्स ऑफ अ रिएक्शन आर केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म, द फॉर्म दैट इज ऑब्टेन्ड मे गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अगर हमारे पास जो भी हमारा प्रोडक्ट है रिएक्शन का, उसके पास एक से ज्यादा स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म हो, ठीक है, उसके स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हो, तो फिर हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पता चल सकता है। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड विद ऑप्टिकली एक्टिव टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव, आप मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है, आप आकर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इतना बता दे रही हूँ कि ये वाला कार्बन है हमारा, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसी से हमें ये मतलब बहुत सारी चीजों से मालूम पड़ता है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही कि ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, टर्शरी हम इसलिए बोल रहे हैं कि हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 और कार्बन ग्रुप से अटैच्ड है, मतलब वो वाला कार्बन और 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसलिए टर्शरी ग्रुप हो गए। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड एंड देन चेकिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। और फिर जो प्रोडक्ट हमारे बने हैं, ये प्रोडक्ट हमारे बने हैं, इनसे अल्कोहल बनते हैं, टर्शरी एल्काइल अल्कोहल्स, ठीक है। तो वो हमारे ऑप्टिकल, उनकी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी हम चेक करेंगे। तो रेसिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंडिकेट्स that product formation takes place by formation of planar carbon cation as an intermediate। और रेसिमाइजेशन से क्या मतलब है, प्रोडक्ट जब हमने ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई, इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया, तो हमें एक रेसिमिक मिक्सचर मिला। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब सपोज अगर हमारा ये वाला दोनों का रेसिमिक मिक्सचर होता है 50-50% डी और एल मिक्सचर का मिल जाना, ठीक है। सपोज अगर हमारा ये डी आइसोमर है तो ये हमारा एल आइसोमर रहा होगा, ठीक है। तो दोनों ही अगर हमें 50-50% मिल जाए, उसको हम बोल देते हैं रेसिमिक मिक्सचर। डी और एल फॉर्म मिलती है ऑप्टिकली एक्टिव में, आप लोगों को पता होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इन दोनों का मिक्सचर मिलता है हमें, और इन दोनों के मिक्सचर मिलने से ही हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर ऐसा कुछ कार्बोकैटायन जरूर बन रहा होगा, प्लानर कार्बोकैटायन। अब वो कैसे बनेगा वही हम इसमें देखेंगे। दस स्टीरियोकेमिकल एंड काइनेटिक स्टडी सजेस्ट 2 स्टेप मैकेनिज्म फॉर SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो हम यहाँ पर SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिटेल में तो फिर कभी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आज हम देखते हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कराने से हमें रेसिमिक मिक्सचर जो मिल रहा है, कैसे हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर प्लानर कार्बोकैटायन बन पा रहा है। देखो इसमें 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये हमारा यहां से निकल जाता है
जो लीविंग ग्रुप होता है। तो जब ये ऐसे निकलेगा, बॉन्ड टूटा, इस क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज गया। अब ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, उससे 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये कार्बोकेटायन हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। कार्बन से अटैच्ड आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने हैं, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड मतलब, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर भी एक s है, एक s है और 2 p है, तो कुल मिलाकर 3 आ गया। तो इज इक्वल टू 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ठीक इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कितने बॉन्ड है, उससे हम हाइब्रिडेशन का पता लगाते हैं। और जहां पर भी sp2 हाइब्रिडेशन होता है वहां पर प्लानर ज्योमेट्री होती है। प्लानर मतलब ये सब कुछ सेम प्लेन में है, जैसे ये आपके मोबाइल में दिखाई दे रहा होगा ना, बिल्कुल सी प्लेन में है, ठीक है। तो जब ये प्लानर है और फिर हम इसके HOH यानी इसकी हाइड्रोलिसिस कराने जा रहे हैं, तो इसमें OH जो है वो अटैक करेगा, OH माइनस, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, तो यहां से Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और ये OH माइनस उसकी जगह पर आ जाएगा। आप इस प्रोडक्ट को देखिए, ठीक है, इसमें इसमें और इसमें क्या चेंज है, Cl की जगह पर बस ये OH आ गया है। एक में OH आगे की साइड जुड़ा हुआ है, दूसरे में OH पीछे की साइड जुड़ा हुआ है। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। अब मैं ये बात कर रही थी कि यहां पर जब ये प्लानर कार्बोकेटायन बना, तो इसके पास OH माइनस के पास 2 जगह हो गई इस पर अटैक करने की। एक तो ये सामने से अटैक करे, फ्रंट से, मतलब आप ये समझ लीजिए आपके मोबाइल के ठीक ऊपर से अटैक करे, ठीक है, यानी जो ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, स्क्रीन के ऊपर से अटैक करे, एक तो वो सिचुएशन हो गई। और एक सिचुएशन ये हो जाएगी कि स्क्रीन के नीचे से अटैक करे, क्योंकि जब बिल्कुल प्लेन होता है कोई चीज, ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है। और इसी वजह से यहाँ पर हमें रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है। एक में इसने ऊपर से अटैक किया, सपोज ये ऊपर से समझ लीजिए, तो ये पीछे से अटैक हो गया। ये फ्रंट अटैक समझ लीजिए और इसको आप बैक अटैक समझ सकते हैं, ठीक है। इसी क्योंकि उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसलिए हमें 2 ही टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, और दोनों 50-50%, क्योंकि OH के अटैक करने के 50-50% चांसेस हैं। ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है, इसीलिए हमें यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर जो है मिल रहा है। तो जब भी हम ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो हमें एक रेसिमिक मिक्सचर मिला। तो जब हमने देखा कि रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है, हमें प्रोडक्ट को एनालाइज किया, तो वहां से हमें ये हेल्प मिली। स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें बता रही थी, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर तो हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही पता चल पाते हैं, ठीक है, कि DO है या वो L है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ने हमें यहाँ ये हेल्प करी कि जब ये मालूम पड़ा कि रेसिमिक मिक्सचर बने हैं, तो फिर हम ये पता लगा पाए कि ये जो प्लानर कार्बोकेटायन है इसमें जरूर बना होगा, क्योंकि प्लानर कार्बोकेटायन के बनने पर ही ये अटैक पॉसिबल हो पाता, ठीक है। अगर ये रिएक्शन कंसर्टेड होती कि तुरंत बॉन्ड बनता तुरंत बॉन्ड टूटता, तो फिर हम यहाँ पर कार्बोकेटायन नहीं बना पाते। अभी हम देखेंगे SN2 में भी ऐसा होता है क्या वहां पर। तो ये SN1 रिएक्शन हमारी 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पर जिसमें क्लोराइड आयन टूटा, और दूसरा स्टेप जिसमें OH आयन जुड़ा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड वाली, यानी SN2 रिएक्शन के लिए हम देखेंगे। देखो, 2 ब्रोमो ऑक्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स R2 ऑक्टेनॉल। ये S और R क्या है, ये हम R और S नॉमेनक्लेचर आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री के डाला हुआ है वीडियोस, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो नहीं तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसको। दिस रिएक्शन इज बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। देखो, पहली जो हमारी रिएक्शन थी वो यूनिमॉलिकुलर थी, हमने सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज किया हुआ था, यही वाला। जबकि ये वाली हमारी बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, ये वाला मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों यूज कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे दोनों ही मॉलिक्यूल यूज होते हैं, जबकि पिछली वाली रिएक्शन में हमारा जो दूसरा मॉलिक्यूल था वो यानी HOH जो था, यानी वाटर जो था, वो दूसरे स्टेप में आया था। फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ टर्शरी एल्काइल हैलाइड ही यूज किया था। यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। तो द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ SN2। यहाँ पर हमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगा कि देखो, जब हमने इसका जो भी हमने कंपाउंड लिया 2 ब्रोमो ऑक्टेन, जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई तो हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिला। वहां हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे थे, रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा था, एक 50% दूसरा 50%। यहाँ पर सिर्फ एक ही मिला, वो भी इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के साथ। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन से मतलब आप फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि ये S है तो इसका R हो गया, कन्फिग्रेशन जो है बदल गया, यहाँ पर S था यहाँ पर R हो गया। और स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं आप, Br यहाँ पर आगे की साइड उड़ा हुआ है, और Br को रिप्लेस करके जो OH आया है वो ये OH पीछे की साइड चला गया है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें पहले अगर हमने R ले रखा हो तो फिर हमें S मिल जाए, या पहले S ले रखा हो तो फिर हमें R मिल जाए, तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। और इन्वर्जन कैसे हुआ होगा,
inversion in the configuration of the product indicates that product formation takes place by formation of a transition state. और यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन नहीं बना होगा, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट, ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग एक साथ हो रही है, इन विच इनकमिंग ग्रुप अटैक्स द साइट ऑफ द कार्बन atom opposite to that of the leaving group and the reaction proceeds with stereochemical inversion. देखो कैसे हुआ है, ये हमारा रिएक्टेंट है, इस पर OH माइनस ने अटैक किया, ठीक है। तो जिस समय ये ग्रुप, देखो फर्स्ट स्टेप में यहां पर भी क्या था, हम क्लोराइड आयन को रिमूव करके, लीविंग ग्रुप था, ये लीव करके जा रहा था, यहां पर भी ये ब्रोमाइड आयन जो है लीव कर रहा है। तो क्या हो रहा, कार्बन जिस समय ये बॉन्ड टूट रहा होगा उसी समय ये OH माइनस इस पर अटैक कर रहा होगा। क्यों, जब ये बॉन्ड टूट रहा है तो हमने देखो बॉन्ड टूटता हुआ ऐसे दिखा दिया कि ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो Br पर जो नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो जब इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा तो OH नेगेटिव जो है अपना इस पर अटैक कर रहा होगा, यानी ये वाला बॉन्ड जो है वो बन रहा होगा। और जब वो बन रहा होगा तो OH का नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम हुआ होगा, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देने शुरू कर दिए। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये CBr है और यहाँ पर OH माइनस है। तो ये बॉन्ड जिस समय धीरे धीरे टूट रहा होगा, ये धीरे धीरे टूट रहा है और धीरे धीरे ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब ये यानी Br अपने ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है तो कार्बन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। फिर उसी समय जब ये Br इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है तो OH अपने इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को दे रहा होगा, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर रहा होगा और अपना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम कर रहा होगा। इसीलिए OH पर स्लाइटली नेगेटिव है और Br पर भी स्लाइटली नेगेटिव है। और जो ये दोनों बॉन्ड डॉट डॉट से दिखाए हुए हैं, तो इसमें से एक बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और जबकि ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। फिर फाइनली क्या होगा, ये Br जो है यहाँ से कंप्लीटली अलग हो जाएगा और OH जो है कंप्लीटली इससे जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पर सामने से अटैक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सामने से तो Br है, तो Br तो उस समय निकल रहा है और इसलिए OH के पास और कोई सिचुएशन है ही नहीं, वो पीछे से ही अटैक कर सकता है कार्बन की, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप के ठीक के पीछे से अटैक कर, मतलब कार्बन की उस साइड से अटैक कर रहा है जिस साइड पर लीविंग ग्रुप जुड़ रहा है, लीविंग ग्रुप निकल रहा है, उसके ऑपोजिट साइड पर से OH जो है वो अटैक कर रहा है इस पर, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये हम कह रहे हैं कि हमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन मिला, क्योंकि जगह ही नहीं है OH को सामने से अटैक करने की। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि दूसरा टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाए, कि कार्बन के सामने से OH आ जाए, जो हमने पिछले वाले स्लाइड में दिखाया था। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो इसीलिए SN2 में कभी भी कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है, वहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जबकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है। इसी वजह से वहां पर रेसिमिक मिक्सचर मिलता है और यहाँ पर हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो, ब्रोमिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन से हमें ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन मिल रहा है। कैसे मिल रहा होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ब्रोमीन, ये जो हमने डार्क डार्क दिखा दिया ना, इसको हम कहते हैं अबव द प्लेन, यानी एक प्लेन अबव द प्लेन का मतलब है जो भी ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर ऊपर की साइड से बन रहा होगा एक बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड जो है स्क्रीन के नीचे की साइड से बन रहा होगा। तो ये नीचे, ये बिलो द प्लेन कहलाता है, ये अबव द प्लेन कहलाता है। तो दोनों ब्रोमीन एटम अलग अलग प्लेन से अटैक किए होंगे। अब ये बात हमें कैसे मालूम पड़ी, जब हमने प्रोडक्ट को एनालाइज किया और ये पाया, स्टीरियो केमिस्ट्री जब देखी कि एक में तो ब्रोमीन ऊपर की साइड है और दूसरे में ब्रोमीन नीचे की, दूसरा ब्रोमीन जो है नीचे की साइड है, तो वो कैसे आया होगा, उसी की हेल्प से हमने ये मैकेनिज्म बताई। तो देखो इसमें हुआ क्या है, ये Br और ये Br, ठीक है। ये एल्कीन है, एल्कीन हमेशा एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करती है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने इस पर अटैक किया होगा, उसी समय ये जो है निकला होगा। तो ये Br जो है, हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। सपोज मैं इसको यूं दिखा दूं, ये बॉन्ड को मैंने यूं मूव कराया, तो जब ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को मैंने ऐसे मूव कराया तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज गया और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज गया, ठीक है। और जब मैं इसको ऐसे दिखा रही हूं तो इस ब्रोमीन पर नेगेटिव है और इस Br पर पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव चार्ज जो ब्रोमीन है वो इस नेगेटिव चार्ज कार्बन से जुड़ गया। तो देखो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज तो इस पर ऐसे ही रहा, नेगेटिव चार्ज कार्बन से हमारा पॉजिटिव चार्ज Br जुड़ गया, तो दोनों का चार्ज खत्म हो गया। और Br पर क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे, ठीक है, Br पर तो होते ही है, उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हम दिखा सकते हैं, या 6 दिखाई रखे हैं और एक 7वां ये हो गया। तो क्या करता है ये ब्रोमीन
अपने ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को दे देता है। तो जब इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन का तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस ब्रोमीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, तो ये एक हमारा एक साइक्लिक कार्बोकेटायन यहाँ पर बन गया है। ठीक है, Br माइनस भी बचा हुआ, ये Br माइनस भी तो निकला था। ये Br माइनस किसी भी साइड पर अटैक, चाहे आप यहां दिखा दीजिए चाहे इस कार्बन पर। तो सपोज जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो एक Br यहां चला गया और एक Br नीचे। अब देखो, हाँ एक चीज और बताना चाह रही थी कि देखो अब सपोज ये हमारा इस मतलब यहाँ स्क्रीन पे तो ये नीचे की साइड बना रखा है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। देखो नीचे की साइड जो है यहाँ पर ऑलरेडी ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो भाई नीचे की साइड से तो अटैक हो नहीं सकता, इसलिए ये अटैक जो है ऊपर की साइड से हो गया है। तो जब ये ऊपर की साइड से अटैक हो गया है तो एक तो हमारा ब्रोमीन नीचे रहेगा और एक ब्रोमीन हमारा ऊपर रहेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे यहां पर जो दिखाया हुआ है, यहां पर ये दिखा रखा है जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, एक सेकेंड, ये आप ये समझ लीजिए कि ये तो आपका पूरा प्लेन में है जो आपकी स्क्रीन है। ठीक है, और जो ये रिंग बना रखी है ना, ये आपकी तरफ आ रही है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। ब्रोमीन जो पॉजिटिव वाली जो ट्रायंगल है ये आपकी तरफ आ रहा है, तो ये ऊपर की साइड है। तो ब्रोमीन जो है नीचे की साइड से यानी स्क्रीन के पीछे की साइड से अटैक कर रहा है, और जब वो पीछे की साइड से अटैक कर रहा है इसीलिए इस तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा। तो ये जो पीछे की साइड से अटैक कर रहा है वो यहां जुड़ जाएगा और जो ऊपर की साइड था वो यहां चला जाएगा। तो इसीलिए इसको अबव द प्लेन दिखा रखा है, इसको बिलो द प्लेन दिखा रखा है। तो चाहे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं और चाहे आप इसको यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये नीचे की साइड है और ये ऊपर की साइड से अटैक कर रहा है। तो आप मतलब एक दोनों की ऑपोजिट साइड हो जाएगी, क्योंकि एक साइड पर तो ब्रोमीन रहेगा ही रहेगा, तो उस साइड से वो अटैक पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब ये जिस साइड वो ब्रोमीन है उस साइड से वहां तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी ना, तो वहां से ब्रोमीन अटैक नहीं करता, तो सिस नहीं बन पाएगा कभी भी। यहाँ पर ट्रांस ही बन पाता है। ये जो ट्रांस हमारा कंपाउंड बना है वो मतलब सिस कभी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक साइड हमारा ये पूरा ट्रायंगल वाला पोर्शन है ब्रोमीन वाला, तो यहाँ पर यहीं से दूसरा Br अटैक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, ऑलरेडी ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो वो दूसरी साइड से अटैक करता है, जिस साइड से पहला ब्रोमीन अटैक कर चुका होगा उसके दूसरी साइड से। तो इसलिए दोनों ब्रोमीन जो है वो ऑपोजिट साइड जाते हैं। तो ये पूरा था आज आपका मैकेनिज्म ऑफ वो डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, जो जितने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थे। तो कुल मिलाकर मैंने 5 मेथड्स आपसे डिस्कस किए हैं। पिछली बार 2 किए थे, आज मैंने बाकी के बचे 3 कर लिए। तो आप खुद ही देखेंगे जब ये पूरा टॉपिक आप पढ़ेंगे, काफी बड़ा टॉपिक हो गया है। अगर मैं आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर ये टॉपिक आता है एग्जाम में तो जरूरी नहीं कि पहली बात तो कि आप पांचों मेथड दो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई भी 2 या 3 मेथड दे सकते हो, और अगर आपको पांचों ही मेथड देने हैं तो कोई कोई एक एक एग्जाम्पल सबका दे दो, सिर्फ एक एक एग्जाम्पल। और एक एक एग्जाम्पल देने का भी टाइम नहीं है, तो किसी 3 में आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, बाकी दोनों में सिर्फ लिख दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। और कई बार सिर्फ रिएक्शन लिख दो किसी किसी में, तो वो डिपेंड करता है बेटा आपके टाइम के ऊपर और क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर, या किस तरह से वो पूछा हुआ है। मैंने तो सारा डिस्कस कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।